तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिर अपने बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज फिर हम लोग अपने 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। आपको पता है जैसा कि हम लोग पहले फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायोलॉजी करेंगे और सभी से पहले 7-7 क्वेश्चंस, उसके बाद फिर और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिजिक्स क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप हमारा फिजिक्स का देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ये बताइए, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। क्या सीधा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा और उल्टा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं बनता। आपको बताना है रियल इमेज कैसा होता है। तो रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। अगर रियल इमेज की बात करोगे तो वह हमेशा ही उल्टा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होगा। आपको बताना है अपवर्तनांक बराबर क्या होता है। अगर किसी माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना है तो उसके लिए आप किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे चारों ऑप्शंस में। तो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटे में साइन आर। साइन आई बटे में साइन आर फर्स्ट नंबर फार्मूला हमारा बिल्कुल राइट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का, कांच की सिल्ली का, अवतल लेंस का, प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम मतलब जो प्रकाश की एक किरण 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश की उस एक किरण को हम लोग श्वेत किरण कहते हैं। अगर उसमें हम प्रिज्म में से गुजारे तो वह स्पेक्ट्रम हमें मिलता है जो कि 7 रंगों में विभाजित हो जाए, जिसको हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखिए किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। मान लीजिए कोई चालक, मतलब चालक क्या, ऐसा चीज़ जिसमें विद्युत बह सके। तो उस चालक का प्रतिरोध जो होगा वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी। तो इसका जो रियल आंसर होगा वो होगा कि किसी चालक का प्रतिरोध इन चारों ही चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर जैसा कि आप चालक की लंबाई बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि आप अगर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि आप बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आप एरिया बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, पहला बताया था। अगर आप लंबाई बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्या है कि अगर आप चालक की प्रकृति क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। चालक की प्रकृति इसीलिए देखिए तार भी कुछ 4-5 प्रकार के आते हैं। चांदी के तार, तांबे के तार, एल्युमिनियम के तार ना, तो वो इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि किसी का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, किसी का प्रतिरोध कम होता है। सबसे कम प्रतिरोध चांदी के तार का होता है, इसीलिए चांदी का सबसे अच्छा धारा का सबसे अच्छा सुचालक चांदी को ही बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घ दृष्टिकोण का उपचार किस लेंस द्वारा होता है। दीर्घ मतलब बड़ा, एक प्रकार से अगर हम समझे तो हमसे यह दूर दृष्टि दोष के बारे में पूछ रहा है। तो ये बताइए हमें दूर दृष्टि दोष का जो हम लोग उपचार करेंगे, उसको अगर मान लीजिए किसी को दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है यानी दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसको हमें ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यदि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, मतलब कि विद्युत से चुंबक बनाना है, तो उसके लिए हम किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे। इस्पात का, नरम लोहे का, निकिल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी आ गया, तो आपको पता ही होगा कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए नरम लोहे यानी सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा एक आखिरी क्वेश्चन फिजिक्स के से कह रहा है कि 10 ओम, ये ओम का सिंबल है, ठीक है। 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा।
यहाँ समतुल्य प्रतिरोध पूछ लिया। आपको पता है कि प्रतिरोध 3 तरीके से जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में। तो जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध बराबर होता है, तुल्य प्रतिरोध को हम R से दिखाते हैं। तुल्य प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2 और प्रतिरोध 3, फिर डैश डैश जितना भी आगे दिया हो। तो यहाँ केवल देखिए इसको हम बता देते हैं R1, इसको बता देते हैं R2। हमसे तुल्य प्रतिरोध वो भी श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला मैंने अभी आगे लिखा था, तो होगा 10 ओम प्लस 20 ओम इज इक्वल टू 30 ओम। क्या आएगा? 30 ओम, यानी कि सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आते हैं हमारी केमिस्ट्री से। हमारे केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन अवकारक है? आपको बताना है निम्न में से कौन अवकारक है। H2 है, CO है, O2 है या फिर C2S है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा अवकारक है। 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा H2। क्या होगा? H2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए। संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? अगर आप जो संक्षारण मतलब एक प्रकार से किसी भी चीज में जंग लगना, जैसे देखिए जंग लोहे में भी लग सकती है और चांदी में भी लग जाती है। तो संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, या फिर संयोजन है, या फिर उपचयन है। आपको बताना है संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए बताइए। तो इसका जो बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि संक्षारण एक प्रकार की ऑक्सीडेशन यानी उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि संक्षारण में किसी भी वस्तु का पानी के साथ रिएक्शन, O2 यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाता है, इसीलिए उस चीज का क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। तब उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण संचरण है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल मतलब कमजोर होता है, तो इन चारों में से कौन सा कमजोर अम्ल है? HCl, उसके बाद है HNO3, उसके बाद H2SO4, फिर CH3COOH, यानी ये सिरके का फॉर्मूला है। चलिए बताइए कि कौन सा इसमें से दुर्बल है। तो इसमें से जो दुर्बल है वो है हमारा CH3COOH। इसको तो बहुत लोग खाते, बहुत लोग नहीं, अधिकतर लोग खा भी लेते हैं, सिरके का फॉर्मूला है। तो यही क्या है, इसमें से अम्ल है, लेकिन दुर्बल यानी बहुत कमजोर अम्ल है। और अम्ल को और अम्ल कमजोर करने के लिए इसमें वाटर मिला देते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। आपको बताना है कि इसमें से ऐसी कौन सी धातु है जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगी और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगी। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, उसका सही उत्तर हमारा जिंक होगा। जिंक अम्ल के साथ भी कर सकती है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर लेगी। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कॉपर के अयस्क है? चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा कॉपर का अयस्क है। क्यूप्राइस और बॉक्साइट, सिनेबार या फिर कैलेमाइन। बताइए कि कौन सा कॉपर का अयस्क है चारों ऑप्शन में से। तो 12 नंबर का जो बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें कॉपर का अयस्क है क्यूपाइस। आप लोग केमिस्ट्री का धातु अधातु पढ़ लोगे, ये बात समझ आ जाएगी। चलिए उसके बाद कार्बन क्या है, आपसे पूछ रहा है भाई। कार्बन चैप्टर से फॉर्मूला है। कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कुछ भी नहीं है। आपका 13वां नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि कार्बन क्या है। तो 13वें नंबर क्वेश्चन का जो एकदम सही उत्तर होगा वो होगा कार्बन एक आधातु है। क्या है? कार्बन क्या है? आधातु। चलिए अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए हाइड्रोजन के जस्ट बाद ही हीलियम आता है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा से ही परमाणु क्रमांक का होता है, तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पहले ही कक्षक में 2 भर जाएगा। इसके बाहरी कक्षक की बात कर रहा है, इसकी बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका बाहरी और आंतरिक सब यही कक्षक है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि हीलियम के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। चलिए हीलियम एक शून्य गैस है। अब आगे हमारे बायोलॉजी से क्वेश्चन। बायोलॉजी से हमारा पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। बताइए जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करती है, पौधे जल
प्लस CO2 से क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ प्रकाश की सूर्य का प्रकाश और यहाँ क्लोरोफिल, फिर उसके बाद यहाँ जो बन जाता है C6 रहना चाहिए, पूरा पूरा काट देते, फिर से लिखते हैं HO2 प्लस CO2 ना, CO2, यहाँ एक तरफ सूर्य का प्रकाश एक तरफ क्लोरोफिल, फिर उसके बाद C6 H12 O6 प्लस O2। वैसे इसमें जल भी बनता है लेकिन इतना ही पर्याप्त है। तो आपको बताना है कि जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन निकलती है वह किससे बाहर निकलती है, आपको यही बताना है। क्या जल से निकलती है या फिर CO2 से निकलती है, बताइए। तो मैं बता दूं तो ऑक्सीजन अभिक्रिया से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से ऑक्सीजन जल से निकलती है। किससे निकलती है? जल से। CO2 में ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ग्लूकोज बन जाता है और इसमें से हाइड्रोजन हट जाता है और ये ऑक्सीजन बना देता है। अब बताइए हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? रिडक्शन होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो इस जल का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ और इस CO2 का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ये सब नहीं पूछा है, खाली हमसे इतना ही पूछा था कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से ऑक्सीजन निकलती है वो किसके द्वारा? तो जल से निकलती है। ठीक है, चलिए अब बताना है मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। अब बताइए अगर एक कोई मनुष्य सामान्य है तो उसका रक्तदाब कितना होगा, उसकी शिराएं कितने पे चलेंगी और उसकी धमनियां कितने पे चलेंगी। तो 120/80 पता ही होगा, 120/80। ये ज़्यादा तेज चलती हैं और ये धीरे चलती हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है पाइरुवेट का विखंडन किसमें होता है। आपको बताना पाइरुवेट का विखंडन किसमें होता है। वैसे ये पाइरुविक होगा शायद, जहाँ तक पाइरुविक अम्ल। कैसा नंबर क्वेश्चन है? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर अभी आप लोग को बताना है कि पाइरुवेट का विखंडन किसमें होता है। तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नहीं पता है तो जान लीजिए कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आपको बताना है नेफ्रॉन, जिसको हम लोग हिंदी में विक्राणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? विक्राणु। ये किसकी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो बहुत ही सिंपल है, वृक्काणु से एक शब्द निकला था ब्रिक, और ब्रिक यहाँ पे है। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट। और ब्रिक को हम लोग किडनी बोलते हैं। तो किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है रंध्र का मुख्य कार्य। जो पत्तियों में, जो पादपों में रंध्र पाए जाते हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना, या फिर परिवहन करना, या फिर पोषण, या फिर गैसों विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। गैसीय विनिमय का मतलब गैसों का आवागमन करना, विनिमय मतलब आना जाना होता। बताइए पादपों में पाए जाने वाले रंध्र का क्या काम होता है। तो सभी लोग को शायद पता हो, नहीं पता है तब पर भी उनमें काम होता है, उनमें उनके रंध्रों द्वारा ही गैसें आती जाती हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि भाई उन्हें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए CO2 की जरूरत होती है पादपों में, और CO2 हमारे वातावरण में है, तो वो CO2 वातावरण से पादपों में रंध्रों के द्वारा ही पहुंचती है। ठीक है, चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है। आपको बताना है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे मनुष्यों में और पादपों में जनन दो तरह से होता है, लैंगिक और अलैंगिक। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है। विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, इनमें से सभी। तो वैसे तीनों की तीनों ही विधियां अलैंगिक है। विखंडन में फिजन, यानी मतलब कि अगर मान लीजिए कोई जीव है ऐसे दो भागों में टूट जाता है, और मुकुलन में बड निकल आता है। मान लीजिए ऐसा कोई जीव रहता है तो उसके बगल से ऐसे एक जन्म लेता है, फिर धीरे 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 बड़ा होकर परिपक्व होकर टूट के एक अलग जीव का निर्माण करता है। और द्विविखंडन में दो भागों में टूट जाते हैं, और इनमें से सभी, इसलिए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हीलियम कौन सा तत्व है। आपको बताना है हीलियम कैसा तत्व है। सॉरी कौन सा नहीं है, कैसा तत्व है।
क्या वह अक्रिय है या फिर क्रियाशील है या फिर सक्रिय है या फिर उदासीन है। आपको बताना है कि इन चारों में से हीलियम किस प्रकार का तत्व है। तो देखिए जो हीलियम तत्व होता है, पहली बात तो यहाँ 18वें ग्रुप यानी कि अक्रिय गैस, सॉरी शून्य गैस, ठीक है, हाँ उसको, ठीक है। तो आपको बताना है कि हीलियम की जो प्राकृतिक होती है वह कैसी होती है, तो वह अक्रिय गैस है। मैंने बोल भी दिया था इसलिए मैंने उसे दोबारा नाम नहीं लिया, अक्रिय गैस। चलिए इसका उत्तर बताइए, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं आपको ये बताना है। कल मैंने आवर्त बताया था, आज मैं वर्ग की बात कर रही हूँ। तो जो ऐसे ऐसे रहते हैं उसको हम लोग आवर्त बोलते हैं ना। आवर्त कितने होते हैं, 7। जो ऐसे ऐसे रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और वर्गों की संख्या ही आपको बतानी है, तो सभी को शायद पता हो, वर्गों की संख्या 18 होती है। और 18वें ही ग्रुप में हमारा हीलियम रहता है, जिसको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं, कोई भी क्रिया व्रिया नहीं करता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जल का पीएच मान कितना होता है। जो हमारा जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, क्योंकि आपको पता है कि पीएच मान से हम लोग उसकी अम्लीयता और क्षारीयता का निर्धारण करते हैं। अगर इससे कम रहा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा अम्लीयता, और इससे बढ़ता गया तो क्षारीयता, और इसी पे रहा तो उदासीन। तो आपको बताना है जल का पीएच मान क्या होता है। तो क्या जल खट्टा लगता है, खट्टा लगेगा यानी अम्ल, या फिर क्या जल कड़वा लगता है, नहीं, जल एकदम बहुत अच्छा लगता है। एकदम बहुत अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन जल का वाकई में कोई स्वाद नहीं होता। तो उसका जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न हमारा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है। अगर आप किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकाल लेते हो तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी, अकरण कहलाएगी, संरक्षण कहलाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ऑक्सीकरण का निष्कासन, ऑक्सीजन का निकलना आपको बताना है क्या कहलाता है। जल्दी से जिन भी बच्चों का इसका उत्तर पता हो वो लाइव चैट करें। तो ऑक्सीजन का निकलना अवकरण कहलाता है, एक प्रकार से समझिए। तो इसको हम लोग रिडक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिडक्शन। चलिए अब हम अपने आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चंस की ओर, जो कि बायोलॉजी से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी कर लेंगे। आपको बताना है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। जो अगर आप वन पारिस्थितिकी तंत्र ले लीजिए तो उसमें हिरण क्या है, उत्पादक है, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर तृतीयक उपभोक्ता। आप बताइए कि हिरण उसमें से क्या है। तो हिरण उसमें क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला। तो कौन है, वन पारिस्थितिकी क्षेत्र में। क्योंकि देखिए ऐसा आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा ना कि वन में क्या रहती है, घास रहती है। इस घास को हिरण खाता है, इस हिरण को शेर खाता है, शेर को आदमी खा जाता है ना, ये इसी की बात हो रही। तो उसका जो हिरण है वह क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। उपभोक्ता मतलब क्या होता है, उपभोग करने वाला। उत्पादक मतलब पैदा करने वाला। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारी बॉडी में जो रोजाना जैविक कार्य हो रहे हैं उसका नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है, तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा, या फिर इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो आई होप आप लोग को इसका उत्तर आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारे शरीर में होने वाले जैविक कार्यों का नियंत्रण तंत्रिका एवं रसायनों इन दोनों के ही द्वारा हो रहा है। क्योंकि कहीं कहीं पे केमिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और कहीं कहीं पे हमारी नर्वस सिस्टम हर जगह बहुत अच्छे तरीके से काम कर ही रही है। चलिए नर्वस सिस्टम काम कर देती है, अगर मतलब ब्रेन का कम कर देती है तो इंसान पागल भी हो सकता है। और हाथ पैर की अगर न्यूरॉन मर जाता है तो उस जगह पे किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता है, जिस भी जगह की न्यूरॉन आपकी डेड होती है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए 17वें नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो अमीनो अम्ल के टूटने से बनेगा। CO2, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और NH3, इनमें से इसमें खा और गा दोनों। चलिए बताइए कि कौन है जो कि क्या होता है, टूटने से बनता है, किसके, अमीनो अम्ल के। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा NH3, ठीक है। अमीनो अम्ल के टूटने से कौन, यही बनता है NH3, अमोनिया। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, हृदयों के वेशमों का शिथिलन कहलाता है। वेशम मतलब कच्छक होते हैं, क्या होते हैं, कच्छक। तो उनके जो कच्छक सिकुड़ जाते हैं वो उसको क्या बोलते हैं,
शीतलन की जो इंग्लिश होती है शायद वही इसका उत्तर भी होगा, लेकिन शायद ही आप लोगों को पता हो। तो या तो ये होगा, ये तो ये बताइए कि कौन सा होगा। हृदय के बेसमों का शीतलन क्या कहलाता है? 18वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसका शीतलन डायस्टॉल कहलाता है, उसका संकुचन सिस्टॉल कहलाता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें से कौन सा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? इसमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है आपको बताना है। चारों ऑप्शंस में से देखिए, अमीबे का जो भोजन होता है, जो पोषण होता है, वो भी 5 चरणों में होता है। पहला ही अंतर्ग्रहण होता है। तो आपको बताना है कि अंतर्ग्रहण अमीबा भोजन को करता किसके द्वारा है? कूटपाद द्वारा, परिवहन द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा या फिर केंद्रक द्वारा। तो अमीबा जो अपने भोजन को अंतर्ग्रहण करता है वो करता है कूटपाद द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद द्वारा। चलिए ये हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है। कहता है आयोडीन की कमी से रोग होता है। आपको बताना है आयोडीन, भाई नमक में बहुत ज़्यादा मिलता है ना, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, शुगर, इसी को शुगर बीमारी है। हृदयाघात मतलब हृदय को चोट लगती है, हार्ट अटैक समझ सकते हो। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, या फिर घेंघा रोग। घेंघा रोग ही आयोडीन की कमी से होता है, इंसान से सब उसकी हड्डी उड्डी से दिखने लगती है। तो ये मैंने भी आज आपको 30 क्वेश्चंस करा दिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और भी बहुत सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।